जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। कल हमने देख लिया था कि 1909 का भारत शासन अधिनियम और 1919 का भारत शासन अधिनियम, ये दोनों हमने देख लिए थे। ठीक है, अब आज चलते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। ये इम्पॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि जो हमारा संविधान है आज का, उसमें से लगभग 60 to 70% पोर्शन जो लिया गया है वो यहां से लिया गया है। ठीक है, तो पहले इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं कि क्या चल रहा था इस समय। 1919 के अधिनियम में एक प्रोविजन था, उसमें एक पॉइंट था, वो ये था कि 10 साल बाद एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा। गठन किया जाएगा। फिर ये गठन क्यों किया जाएगा? क्योंकि ये अपनी रिपोर्ट देगा और उस रिपोर्ट के बेसिस पर, ये जांच करके अपनी रिपोर्ट देगा और उस रिपोर्ट के बेसिस पर क्या किया जाएगा? हम आगे की रणनीति तय करेंगे। हम कौन? अंग्रेज लोग, यूरोपीय लोग। वो आगे की रणनीति ये तय करेंगे कि भारतीय जो स्वतंत्रता मांग रहे हैं वो स्वतंत्रता देने लायक हैं या नहीं, या अभी शासन करने लायक हैं या नहीं, ताकि उनको अपने शासन का अधिकार सौंपा जा सके। अब ये जो रिपोर्ट देने की बात थी और जो वैधानिक आयोग की बात थी, इसी वैधानिक लीगल कमीशन जो बना, इसी का नाम है साइमन कमीशन। इसमें दो खास बातें थी साइमन कमीशन में। पहली खास बात क्या थी? पहली खास बात यह थी कि समय से पहले इसका गठन हुआ। समय से पहले गठन 10 साल बाद, मतलब कब होना था? 1929 में, 1929 में। और हुआ कब? नवंबर 1927 में। 1927 याद रखिएगा, 1927 ईस्वी में इसका गठन हुआ। इन्होंने रिपोर्ट भी सौंप दी। दूसरी बात इसमें खास बात ये थी, एक खास बात तो ये थी कि समय से पहले इसका गठन हुआ और रिपोर्ट सौंप दी। और दूसरी खास बात ये थी कि इसमें 7 सदस्य थे और सभी यूरोपीय थे, अंग्रेज। कोई भारतीय सदस्य नहीं था। ये इंटरेस्टिंग बात थी। इंटरेस्टिंग बात क्या थी? क्यों थी? निर्णय भारतीयों के भविष्य के बारे में लेना था, और सबसे बड़ी बात कि भारतीय हो उसमें कमेटी में शामिल नहीं थे, उस कमीशन में शामिल नहीं थे। ये अजीब बात थी, बिल्कुल थी। अब आपको क्या लगता है कि अगर ये अंग्रेज, सभी अंग्रेज थे, इन्होंने रिपोर्ट दी होगी तो कैसी दी होगी? भारतीयों के पक्ष में दी होगी या विपरीत में, या विपक्ष में? स्वाभाविक सी बात है कि विपक्ष में दी होगी। अब क्या क्या विपक्ष में दिया था? जो जो जिन जिन चीजों से प्रॉब्लम थी, उन्हीं चीजों को इन्होंने क्या कहा कि कंटिन्यू किया जाए। पहली चीज, इसकी रिपोर्ट की खास बातें क्या थी? तो यहां पर लिख लीजिएगा, साइमन कमीशन या साइमन आयोग के रिपोर्ट की बातें।
पहली बात ये थी कि प्रांतों में द्वैध शासन को लागू रहने दिया जाए, मतलब इसको कंटिन्यू रखा जाए, लागू रहने दिया जाए द्वैध शासन को। मैंने आपको बताया था कि जो डायरकी सिस्टम थी प्रोविंसेस में, प्रांतों में, वहां पर क्या था कि जो लिस्ट थी प्रांतों के जो विषय थे, उन लिस्ट को दो पार्ट में बांट दिया गया था। एक था हस्तांतरित और एक था आरक्षित। ठीक है, एक था ट्रांसफर्ड और दूसरा क्या था, रिजर्व्ड। रिजर्व्ड वाले में क्या था कि जो गवर्नर था वो क्या करता था, कार्यकारी परिषद के माध्यम से शासन करता था। अब ना तो गवर्नर ना कार्यकारी परिषद, कोई भी प्रांत की विधानसभा के प्रति, विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं था, मतलब जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं था। और जो हस्तांतरित सब्जेक्ट थे उसमें क्या था कि गवर्नर अपनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से शासन करता था, लेकिन कानून बनाता था, लेकिन वो मंत्रिपरिषद क्या थी, विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थी। कल शायद मैंने गलती से वो गवर्नर की बजाय गवर्नर जनरल बोल दिया था, तो उसको आप कंटिन्यू कर लीजिएगा, क्योंकि गवर्नर जनरल का पद 1958 के अधिनियम से वायसराय के पद में बदल दिया गया था। तो प्रांतों में केवल क्या था, गवर्नर थे, गवर्नर जनरल नहीं थे। ठीक, तो इसमें क्या किया, द्वैध शासन से समस्या थी। मैंने आपको बताया क्या समस्या थी, सारे बजटरी इशू क्या थे, वो आरक्षित सब्जेक्ट, आरक्षित लिस्ट में थे, रिजर्व लिस्ट में, जिसकी वजह से क्या था कि वो फंड देते ही नहीं थे गवर्नर। अब जब फंड नहीं देंगे, स्वाभाविक सी बात है कि सरकार जो है नहीं चल पाएगी। ठीक, दूसरी बात, दूसरी दिक्कत ये थी कि हमें दिक्कत थी पृथक निर्वाचन से। 1909 में सेपरेट इलेक्टोरल लाया गया था केवल मुस्लिमों के लिए। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, 1919 में उसको यूरोपीय, अंग्रेज, आंग्ल भारतीय, इनके लिए क्या किया गया, विस्तारित किया गया। तो सेकंड पार्ट में ये था कि पृथक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया जाए। अब ये जो विस्तार करने की बात थी, इसमें महिलाएं, आंग्ल भारतीय, यूरोपीय, ईसाई, सिख, मुस्लिमों को तो पहले ही मिल गया था, और दलित, इनके लिए क्या किया जाए, पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया जाए। ठीक, और तीसरी बात, प्रांतों को स्वायत्तता, मतलब उनको ज्यादा से ज्यादा आप क्या करें, उनको शक्ति प्रदान करें। शक्ति का मतलब सेंटर अपने क्या करे, मैक्सिमम पावर प्रोविंस को दे, प्रांतों को। लेकिन साथ में यह भी कहा गया कि प्रांतों में द्वैध शासन रखा जाए, मतलब उसका ओवरऑल कंट्रोल किसके पास हो, केंद्र के पास हो, अंग्रेजों के पास हो। ठीक, ये सारी चीजें इसमें कही गई। तो साइमन कमीशन समय से पहले आ गया, उसकी सिफारिशें कुछ ऐसी थी जो भारतीयों को नागवार गुजरी। ठीक, भारतीयों को स्वीकार नहीं थी। तीसरी बात, यहीं पर क्या हुआ, साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाठीचार्ज हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। ठीक, साथ का साथ
1929 में कांग्रेस का लाहौर का अधिवेशन हो गया। इस अधिवेशन में यही कहा गया कि पहली बात हम अपना संविधान बनाएंगे और दूसरी बात कि हमें पूर्ण स्वराज्य का दर्जा दिया जाए। मतलब अब हम डोमिनियन स्टेट नहीं बनेंगे, हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज्य चाहिए। डोमिनियन स्टेट और पूर्ण स्वराज्य में क्या अंतर है? डोमिनियन स्टेट का ये मतलब हुआ कि हमारे जो मालिक हैं वो क्या रहेंगे? इंग्लैंड की महारानी। और पूर्ण स्वराज्य का मतलब कि हमारे मालिक हम खुद हैं। ठीक, हमें किसी की परमिशन, किसी के अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। तो 1929 का इसी समय लाहौर अधिवेशन हो गया। कांग्रेस ने, स्वाभाविक सी बात है कि कुछ मांगे रखी होंगी अंग्रेजों के सामने, वायसराय के सामने, और अगर नहीं मानेंगे वो तो फिर यहीं पर 1930 में नमक आंदोलन, जिसे आप कहते हैं दांडी यात्रा, ये हो गया। और इसके बाद शुरुआत हो गई किसकी? असहयोग आंदोलन की। असहयोग आंदोलन की शुरुआत। असहयोग आंदोलन और लाहौर अधिवेशन के बीच में अंग्रेजों ने इनसे बातचीत करना जारी रखा, भारतीयों से। तो क्या हुआ? गोलमेज सम्मेलन हुए। गोलमेज का मतलब राउंड टेबल टॉक। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कहां हुआ? लंदन में। और लंदन के गोलमेज सम्मेलन में 3 सम्मेलन हुए थे, 1, 2, 3। और इन तीनों में एक ही खास बात थी कि इन तीनों में अंबेडकर जी वो तीनों में शामिल थे। तीनों में शामिल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस वजह से आपको बता दिए। ठीक। सेकंड में कांग्रेस शामिल थी, और कांग्रेस की तरफ से कौन था? गांधी जी। फर्स्ट में कांग्रेस नहीं थी, थर्ड में नहीं थी। ठीक। ये टेबल टॉक या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों आयोजित की गई? ताकि इस ये जो इन्होंने सिफारिश दी थी, साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट के एक कॉमन पॉइंट तक पहुंचा जाए। अगर दो लोगों में डिस्प्यूट है तो स्वाभाविक सी बात है कि बात करके ही सुलझाया जा सकता है। ठीक। अब यहां तक भी बात नहीं बनी। इसी के बीच में ये सब कुछ चल ही रहा था, तो इसी के बीच में 1932 में जो ब्रिटिश पीएम थे, उनका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। इन्होंने क्या किया? सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा कर दी। इसको इंग्लिश में बोलेंगे कम्युनल अवार्ड। इसमें विशेष बात क्या थी वो जानिए। इसमें यह बात थी विशेष कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचक प्रणाली की
शुरुआत हो गई। शुरुआत की बात की गई। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट था। साइमन कमीशन ने दलितों का साफ साफ जिक्र नहीं किया था। उसने कहा था कि क्या किया, कहा था कि ईसाइयों के लिए दे दिया जाए, यूरोपियों के लिए दे दिया जाए, आंग्ल भारतीयों के लिए दे दिया जाए। लेकिन इसमें इन्होंने क्या किया कि साफ साफ लिख दिया कि दलितों के लिए भी क्या कर दिया जाए, पृथक निर्वाचन। और दलित इससे पहले किस में आते थे, हिंदुओं में आते थे। अब जब इनके लिए भी आपने पृथक निर्वाचन दे दिया, अच्छा ये क्यों था? ये दरअसल अंबेडकर जी इसके जो है पक्ष में थे। उन्होंने कहा कि जब हमें हिंदुओं के बीच में बराबरी का दर्जा नहीं दिया जा रहा, हमें सबसे निकृष्ट समझा जा रहा, तो इसलिए क्या कर दिया जाए, हमें एक अलग एंटिटी का दर्जा दिया जाए, एक अलग अस्तित्व हम अपना बना सकें। अब जब इन्होंने क्या किया, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की, तो अंबेडकर जी तो के मन मुताबिक हो गया कि ठीक है। लेकिन इससे नाराज जो हुए वो हुए गांधी जी और कांग्रेस। तो गांधी जी इस कम्युनल अवार्ड के विरोध में उस समय पूना की यरवदा जेल, जैसे तिहाड़ जेल है, यरवदा एक स्थान का नाम है, ठीक है, तो पूना की यरवदा जेल में बंद थे और वहां पर उन्होंने आमरण अनशन कर दिया। मतलब एक तरीके से भूख हड़ताल। फिर क्या हुआ, अंबेडकर जी प्लस गांधी जी बातचीत हुई और उसका हल ये निकला कि हम पृथक निर्वाचन दलितों को नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, जो हमारे पास हिंदुओं की सीटें हैं उसमें हम दलितों को आरक्षण देंगे। तो यहां पर क्या लिखिएगा, पृथक निर्वाचन की बजाय के स्थान पर सीटों का आरक्षण, रिजर्वेशन की शुरुआत हो गई। कुछ सीटें हम हिंदुओं की सीट से दलितों के लिए आरक्षित कर देंगे, उनके सीट का प्रोपोर्शन और उनके पॉपुलेशन या जनसंख्या का प्रोपोर्शन दोनों में समानता होगी। जैसे अगर 25% जनसंख्या दलितों की है हिंदुओं में, तो 25% सीटें उनके लिए आरक्षित होंगी। बस इतना सा मतलब है, ठीक। इससे गांधी जी ने क्या किया कि एक और टुकड़े होने से भारत के बचा लिया। एक मुस्लिम वाला ऑलरेडी चल रहा था, जिसकी वजह से इतना 1947 में आज हम देखेंगे कि लास्ट में स्थिति इतनी खराब हो गई कि दो ही ऑप्शन थे, या तो हिंसक घटनाएं होती रहती या क्या करते, देश का विभाजन कर देते। तो उसको रोकने के लिए कांग्रेस ने विभाजन ही क्या किया, स्वीकार किया, ठीक। तो ये था बैकग्राउंड। अब ये सब चल रहा था, इसी बीच में साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो आई थी उसको क्या कर दिया गया था, संयुक्त प्रवर समिति, ज्वाइंट स्टैंडिंग कमेटी, किसकी, ब्रिटिश संसद की। उस रिपोर्ट को यहां पर भेज दिया गया था रिव्यू करने के लिए, और फिर इनकी कुछ रिकमेंडेशंस आई, अनुशंसाएं आई, और उस अनुशंसाओं के आधार पर, अनुशंसाएं मतलब रिकमेंडेशन के आधार पर 1935 का अधिनियम आया, ठीक।
ये सबसे बड़ा अधिनियम था अब तक का। इसमें 321 अनुच्छेद थे, आर्टिकल्स थे और 10 भाग थे। 321 अनुच्छेद या धाराएं थी और 10 इसके क्या थे, पार्ट थे, भाग थे। ठीक, अब चलिए इसके मुख्य बिंदु को देखते हैं। अब हम आते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक, सबसे पहली बात जो थी वो ये थी कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। अब स्वाभाविक सी बात है कि अगर द्वैध शासन समाप्त कर देंगे तो जो आरक्षित विषय पर गवर्नर अपने कार्यकारी परिषद या एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा जो डिसीजन लेकर कानून बनाता था वो अब नहीं बना पाएगा। तो इसी को कहते हैं कि अब गवर्नर मंत्रि परिषद की सलाह पर काम करेगा। अब जो मंत्रिपरिषद कहेगी वही वो करेगा, अपने मन से नहीं। जैसे अभी भी है गवर्नर में, जब आगे पढ़ेंगे राज्यपाल या गवर्नर तो देखेंगे राज्यपाल अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते। वो वहां के जो जनता जिनको चुना है चीफ मिनिस्टर को, उनकी जो मंत्रिपरिषद होती है उसके अनुसार ही काम करते हैं। केवल चीफ मिनिस्टर के कहने पर भी नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। पूरी की पूरी कैबिनेट की होनी चाहिए अप्रूवल, कैबिनेट की अनुमति होनी चाहिए, तभी वो कुछ करेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते अपने मन से। ठीक है, सामान्य नियमों में। जब आपातकाल है, इमरजेंसी है, तब तो बात ही अलग है। ठीक, यहीं पर एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, अगर हमने द्वैध शासन समाप्त कर दिया तो प्रांतों को स्वायत्तता, ऑटोनॉमी वो ज्यादा मिल गई, मिलेगी, सीधी सी बात यह है। मतलब अब उनको कई सारे क्षेत्रों में कानून बनाने का, बजट पास करने का, उनका अपना बजट पास करने का सारा अधिकार मिल गया। सेकंड पॉइंट, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत। ठीक, लेकिन ये जो फर्स्ट प्रावधान है ये 1937 से 1939 तक ही काम किया, इसके बाद खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? हुआ ये कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई, और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई तो जो कांग्रेस मंत्रिमंडल बने थे 6 राज्यों में, उन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। क्यों इस्तीफा दे दिया था? कहा था कि आपने हमसे बिना पूछे भारत को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ा दिया, किसकी तरफ से? ब्रिटेन की तरफ से, और हमसे पूछा भी नहीं। बस इस बात पर उन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। तो जब प्रांत की विधान परिषद रही ही नहीं तो ये प्रोविजन भी खत्म हो गया। ठीक, तो ये प्रोविजन कब से कब तक रहा? 1937 से 1939 तक। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत तो हुई, लेकिन कभी भी यह प्रावधान लागू नहीं हो पाया। उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी कि इन्होंने क्या कर दिया, द्वैध शासन को लागू नहीं किया। ठीक, क्योंकि ना तो कभी केंद्र बना और ना कभी द्वैध शासन उस पर लगा। केंद्र में यह प्रोविजन था कि भारतीय प्रांतों और जो राजे महाराजे थे उनको लेकर के एक केंद्र बनना था।
अब जो भारतीय रियासतें थी, जो राजे महाराजे थे, वो उस केंद्र में शामिल ही नहीं हुए। जब केंद्र में शामिल नहीं हुए तो केंद्र बना ही नहीं, जब बना ही नहीं तो द्वैत शासन उस पर लागू ही नहीं हुआ। ठीक, वायसराय ही क्या कर रहे थे, चला रहे थे शासन। थर्ड, 1958 के अधिनियम में मैंने बताया था कि भारत सचिव का पद सृजित किया गया और उसकी सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद या सलाहकारी परिषद का गठन किया गया। तो यहां पर क्या किया गया, सलाहकारी परिषद। किसकी सलाहकारी परिषद, भारत सचिव की। को समाप्त कर दिया गया। तो अब इसका कार्य कौन करेगा, इसका कार्य भारतीय केंद्रीय परिषद करेगी, मतलब भारत की संसद वो करेगी। ठीक, उनका मंत्रिपरिषद करेगा। ठीक, तो वहां का सलाहकारी परिषद खत्म। फोर्थ पॉइंट, लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार दिया गया, वोटिंग राइट्स दिए गए। सभी के पास अभी भी नहीं थे, मतलब जो वोटिंग राइट्स देने के तीन क्राइटेरिया थे, मैंने बताया था, या तो वो टैक्स दे, या वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो, या उसके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी हो। कर, शिक्षा या संपत्ति, यही बेस था मताधिकार पाने का। तो उस बेस को क्या किया गया, थोड़ी उसमें छूट दी गई, तो और जनसंख्या को क्या दिया गया, मताधिकार। लेकिन सभी को अभी भी नहीं था, लगभग 10% जनसंख्या को ही मताधिकार का अधिकार था। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट यह है कि 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। ये मैंने आपको कल 1919 के अधिनियम में बता दिया था, जबकि वो यहां पर होगा, तो ये चीज सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, 6 प्रांत कौन कौन से थे, 3 तो आपको याद ही होंगे, बंबई, कलकत्ता और मद्रास। इसके बाद 3 कौन थे, संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत मतलब जो यूपी का हिस्सा है, संयुक्त प्रांत। 5वां बिहार और 6वां असम। ये 6 प्रांत थे। कल शायद बिहार की जगह पश्चिम बंगाल लिख गया था, लेकिन उसको आप सही कर लीजिएगा, ये आपका सही है। ठीक, पश्चिम बंगाल उस समय नहीं था। ठीक, अब क्या हुआ, नेक्स्ट पॉइंट, इसमें और क्या हुआ, इसमें यह हुआ कि 1937 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अभी तक क्या था, अभी तक सुप्रीम कोर्ट वहां पर था लंदन में। ठीक, अब यहां पर क्या हो गई, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1937 में। साख नियंत्रण के लिए, क्रेडिट कंट्रोल के लिए 1935 में इसी अधिनियम के द्वारा
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई? तो आरबीआई और आज का जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना कब की गई? 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। प्रांतों में द्वैध शासन खत्म कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, लेकिन ये कॉन्सेप्ट लागू नहीं हो पाया क्योंकि केंद्र कभी बन ही नहीं पाया। ठीक, ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए। 1947 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा ही भारत को आजादी मिली। ठीक, इसके बैकग्राउंड में यह है कि 3 जून को माउंटबेटन योजना लागू की गई। लागू मतलब उसकी घोषणा हुई। माउंटबेटन प्लान, और इसी में था भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजन। पहले तो कांग्रेस ने नकारा कि हम विभाजन स्वीकार नहीं करेंगे, बाद में परिस्थितियां देखते हुए उन्होंने भी क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। ठीक, तो 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम में जो मेजर पॉइंट हैं वो आपको याद रखना है। इसी के अधिनियम के द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। मतलब अब 2 डोमिनियन राष्ट्र में इसको क्या कर दिया गया? बांट दिया गया। एक हो गया भारत और एक हो गया पाकिस्तान। ये तो पहला ही पॉइंट था। दूसरा, भारत सचिव की सलाहकारी परिषद 1935 में खत्म कर दी गई। अब यहां पर भारत सचिव का पद समाप्त। भारत सचिव का पद समाप्त। अब जब भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया तो इसकी जगह क्या आया? तो यहां पर क्या लिखेंगे कि भारत सचिव के की सभी शक्तियां, शक्तियां मतलब पावर्स, ठीक है, क्या काम वो करता था, क्या काम, क्या क्या उनको अधिकार थे, ये सारी चीजें राष्ट्रमंडल सचिव, कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी को हस्तांतरित हो गई। मतलब वो पद खत्म करके इनको दे दी गई सारी शक्तियां। तीसरी चीज, वायसराय का पद समाप्त। वायसराय की जगह आ गए वापस से गवर्नर जनरल। लेकिन इस गवर्नर जनरल और पहले के गवर्नर जनरल में अंतर है। क्या अंतर है? पहले के गवर्नर जनरल कहां से अपॉइंट होते थे? इंग्लैंड से। ठीक, पहले कंपनी करती थी, फिर उसके बाद वहां की संसद या महारानी करने लगी। यहां पर गवर्नर जनरल का अपॉइंटमेंट कौन करता था? नए राष्ट्रों की मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। कौन करेगा? इंग्लैंड के सम्राट या महारानी द्वारा वो करेंगे। अप्रूवल किसकी होगी? जो नए राष्ट्र बने हैं भारत पाकिस्तान, उनकी मंत्रिपरिषद की। दोनों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल बनेंगे और गवर्नर जनरल भारत के केस में जो पहले गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड माउंटेन बेटन। लॉर्ड माउंट बेटन।
ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक। फोर्थ, ब्रिटिश संसद या इंग्लैंड के सम्राट द्वारा बनाया गया कोई भी कानून दोनों राष्ट्रों पर, दोनों राष्ट्र मतलब भारत पाकिस्तान पर, तब तक लागू नहीं होगा जब तक दोनों राष्ट्रों की मंत्रिपरिषद या ये कहिए संसद अनुमोदित, अप्रूव नहीं करती। कोई भी कानून इंग्लैंड में बनाया गया वो इन दोनों राष्ट्रों पर लागू नहीं होगा। तब तक लागू नहीं होगा जब तक ये खुद एक्सेप्ट ना करें कि हाँ अब हम इसको जो है स्वीकार कर रहे हैं और हम यही कानून को फॉलो करेंगे। अगर ये मना कर देते हैं तो वो कानून लागू नहीं होगा। ठीक। इसका ये मतलब है कि स्वतंत्र भारत की संसद संप्रभु थी। संप्रभु उसे कहते हैं जो क्या है, अपना डिसीजन, अपना कार्य, अपना अधिकार, अपना कर्तव्य खुद डिसाइड करे, किसी और पर उसका शासन, किसी और के शासन पर वह किसी और के दिमाग से ना चले कि कोई दूसरा कह रहा है ये कर दो तो हाँ जी कर दिए, कुछ अपना कुछ नहीं है। तो अपना डिसीजन जो खुद ले, ठीक, वो किसी भी बाहरी दबाव पर डिपेंड ना करे, तो होता है संप्रभु। तो यही पॉइंट बताता है कि ये क्या थी, संप्रभु थी। जब तक वो नहीं चाहती हम कोई भी कानून लागू नहीं करेंगे। ठीक। और फिफ्थ, राष्ट्रमंडल की सदस्यता। राष्ट्रमंडल क्या है? कॉमनवेल्थ एक संगठन है, ये उन देशों का संगठन है जो अपने राष्ट्र की जो क्या कहते हैं विश्वास या अपने राष्ट्र का एक तरीके से स्वामी वो इंग्लैंड की महारानी को मानते हैं। मतलब ये समझते हैं कि हमारा फाइनल सुप्रीम कौन है, इंग्लैंड की महारानी या राजा। तो राष्ट्रमंडल की सदस्यता इन दो राष्ट्रों के संसद या मंत्रिपरिषद के निर्णय के अधीन थी। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक यहां की मंत्रिपरिषद या संसद ये नहीं कहे कि हम राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हैं, और वो भी अपनी शर्तों पर, ये ध्यान रखिएगा, एक होता है सदस्यता स्वीकार करना और दूसरा होता है कि सदस्यता अपनी शर्तों पर स्वीकार करना। अगर ये सदस्यता ले लेते इसका मतलब ये था कि ये महारानी को क्या मान लेते, सुप्रीम। लेकिन इन्होंने क्या किया कि महारानी को सुप्रीम नहीं माना। इन्होंने कहा सदस्य हम बने रहेंगे राष्ट्रमंडल के, लेकिन हमारे सुप्रीम हम खुद हैं, हमारी संसद है, हमारे अपने डिसीजन है, हमारी अपनी क्षमता है, हमारे ऊपर कोई नहीं है, हमारी संसद के ऊपर कोई दूसरा नहीं है जो हमें कंट्रोल कर सके। यही कारण है कि इन्होंने सदस्यता लेकर के इसकी पूरी डिफिनीशन ही बदल दी कॉमनवेल्थ की। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि इन्होंने सदस्यता तो ली लेकिन अपना स्वामी इंग्लैंड की महारानी को नहीं माना। ये इन्होंने कहा कि हम सदस्य बने रहेंगे राष्ट्रमंडल के, लेकिन हम अपनी शर्तों पर बनेंगे। हमारा ये है कि हमारे सुप्रीम इंग्लैंड की महारानी नहीं है, हम खुद संप्रभु हैं, हम जब चाहेंगे इसकी सदस्यता लेंगे, जब चाहेंगे इस संगठन से बाहर निकल जाएंगे। ठीक, बात समझ में आ गई? ठीक है।
तो इस तरीके से क्या मिला, 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम लागू हुआ। ठीक है, इसमें दो चीजें याद रखिएगा। पहला, भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया, उसकी शक्तियां किसे दी गई, राष्ट्रमंडल सचिव को। ठीक, तीसरी पहली बात ये थी। दूसरी बात ये थी, गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया, वो वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया। अब वायसराय कौन हो गया, गवर्नर जनरल, लेकिन उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, वहां की मंत्रिपरिषद या संसद। ठीक, और फाइनल अप्रूवल कौन देगा, वहां के राजा, इंग्लैंड के महाराजा। ठीक, और तीसरा, वो भी तभी तक था जब तक कि क्या है कि जब तक ये अपना अपना संविधान ना बना लें, ऐसा कुछ एक इंटरमीडिएट व्यवस्था की गई थी। और फिर राष्ट्रमंडल की सदस्यता हम अपनी शर्तों पर लेंगे। ठीक है, तो ये इसके कॉमन पॉइंट थे। ठीक, एक चीज और जो कि पिछले उसमें ऐड करनी थी, वो आप ऐड कर लीजिए। वो ये था कि यहां पर प्रांतों को शक्ति के हस्तांतरण, मतलब द्वैध शासन समाप्ति पर तीन सूची बनाई गई। क्यों, उस सूची में यह था कि कौन कौन से क्षेत्र पर संघ या केंद्र वो बनाएगा कानून, और कौन कौन सी चीजों पर, कौन कौन सी सूची पर या विषय पर प्रांत बनाएगा, और कौन किस सूची पर या किस विषय पर दोनों बना सकते हैं। ठीक, तो पहली सूची को कहेंगे संघ सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को है। दूसरा बोलेंगे प्रांतीय सूची या राज्य सूची, राज्य या प्रांतीय सूची। और तीसरा था समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। इसका मतलब ये हुआ समवर्ती पर दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों में क्लैश हुआ तो माना इनका जाएगा। क्यों, क्योंकि ये संघ है। ठीक, दोनों कानून बना सकते हैं। क्लैश होने पर संघ का कानून हमेशा डोमिनेट करेगा राज्य पर के कानून पर या प्रांत के कानून पर। संघ सूची में 59 विषय थे, 59 सब्जेक्ट्स, 59 विषय थे। विषय मतलब ऐसे ऐसे नाम लिखे थे, जैसे इंश्योरेंस या बीमा, कौन इससे रिलेटेड कौन कानून बनाएगा, केंद्र सरकार। फिर दिया है जनगणना, जनगणना कौन बनाएगा, जनगणना से संबंधित जनगणना कौन कराएगा, उसका डाटा कौन रखेगा, कौन कब रिलीज करेगा डाटा, वो सब किसके अधिकार में है, केंद्र सरकार में। ठीक, बैंकों की स्थापना वो कौन करेगा, संघ सूची। ठीक, राज्य में, राज्य सूची में 54 विषय थे, और समवर्ती सूची में 36 विषय। 321 धाराएं थी और 10 भाग थे, ये आप पहले ही देख चुके हैं। अब ये हुआ कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी उस समय जो दिमाग काम किया, जो उन्होंने बाकी जगहों से देखा था, वो ये देखा था कि कुछ सब्जेक्ट इसमें है, कुछ इसमें, कुछ इसमें। हो सकता है कोई ऐसा सब्जेक्ट आ जाए जो इन तीनों में उस समय ना हो, या कोई नया सब्जेक्ट आ जाए, तो उसको बोलते हैं अवशिष्ट शक्ति। कि जब तीनों में वो सब्जेक्ट ना हो तो कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो अवशिष्ट शक्ति जो दी गई थी वो वायसराय को दी गई थी। आज अवशिष्ट शक्ति किसके पास है, किसके पास है अवशिष्ट शक्ति, केंद्र सरकार के पास या संघ सूची में। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां हमेशा संघ में है आज की डेट में। ठीक, तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। मैंने आपको बता दिया था संघ या केंद्र कभी बना ही नहीं। क्यों नहीं बना, कारण क्या था कि उसमें 3 लोगों को मिलना था,
एक दो लोगों को, एक जो प्रांत हैं, दूसरा केंद्र और तीसरा उनकी रियासतें। रियासतों ने कभी इनमें शामिल होने का सोचा ही नहीं। ठीक, तो ये पॉइंट छूट गया था 1935 के अधिनियम में, इसको ऐड कर लीजिएगा। ठीक, चलिए 1947 के अधिनियम में वापस चलते हैं। सिक्स पॉइंट ये था कि ब्रिटिश भारत को, ब्रिटिश भारत वो थे जिन पर ब्रिटिश का प्रत्यक्ष कब्जा था। दो लोगों में तो इन्होंने बांट दिया, पाकिस्तान और भारत, लेकिन रियासतों को क्या कहा कि इनको चॉइस दे दी गई, और वो चॉइस तीन टाइप की थी। या तो ये पाकिस्तान के साथ चले जाएं, या ये भारत के साथ चले जाएं, या ये स्वतंत्र रहें। ठीक, अब हुआ क्या, इस समय 562 रियासतें थी पूरे भारत में। अगर सोचिए, अगर ये स्वतंत्र आपस में कर लेती अपने को, तो आज 562 देश होते होते या नहीं होते? 562 ये हो गए, दो ये हो गए थे, 564 होते। अब इनमें से कुछ तो पाकिस्तान चली गई और कुछ भारत चली गई, शामिल हो गई। केवल 3 रियासतों का दिमाग खराब था, उन्होंने अपने को क्या कर लिया, स्वतंत्र कर लिया। एक थी हैदराबाद, दूसरी थी जूनागढ़, और तीसरी थी कश्मीर। ठीक, हैदराबाद अगर आप मैप में देखें कुछ ऐसा, भारत का मैप, यहां पर था हैदराबाद आंध्र प्रदेश में, जूनागढ़ इधर गुजरात के पास था, कश्मीर इधर था। ठीक, ये कह रहे थे कि इनकी मैक्सिमम जनसंख्या क्या है, मुस्लिम, तो हम क्या करेंगे, यहां के नवाब कह रहे थे कि हम पाकिस्तान में शामिल होंगे। अब इनका दिमाग देखिए, इतनी बड़ी धरती बीच में है, ये भारत की है, ये शामिल कहां होंगे, पाकिस्तान में। तो इसको तो सरदार पटेल ने क्या किया, मिलिट्री ऑपरेशन के द्वारा सेना भेज करके, जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो। ये ऑपरेशन याद रखिएगा, इसको क्या कर लिया, कब्जे में कर लिया और इसको भारत में मिला लिया। यहां के निजाम जो है वो भाग गए। ठीक, जूनागढ़, जूनागढ़ गुजरात के पास है पार्ट, ये पाकिस्तान से नजदीक तो था, लेकिन यहां पर मैक्सिमम जनता क्या थी, वो थी हिंदू, और वो भारत में शामिल होना चाह रही थी। ठीक है, यहां के जो नवाब थे, राजा थे, वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। तो यहां पर क्या किया गया, यहां पर वोटिंग हुई, मतदान हुआ, और जब मतदान हुआ तो जनता ने किसके पक्ष में मतदान दिया, भारत में शामिल होने के पक्ष में। तो यहां के जो राजा थे वो पाकिस्तान भाग गए, ये भी भाग गए, तो ये भी भारत में मिल गया, ये भी भारत में मिल गया। यहां पर मसला कुछ दूसरा था, यहां पर मसला ये था कश्मीर में कि यहां की मैक्सिमम पॉपुलेशन थी मुस्लिम, और राजा कौन थे, हिंदू। इन्होंने कहा कि हम अपने आप को स्वतंत्र रखेंगे, बहुत समझाया गया, एक टाइम दिया गया इनको कि इतने टाइम तक आप डिसीजन ले लीजिए, अदरवाइज आप स्वतंत्र रहिए। तो उतने टाइम तक इन्होंने डिसीजन नहीं लिया। ठीक, माउंटबेटन, नेहरू, ये सब इनको समझाने गए। माउंटबेटन भी चाहते थे कि ये भारत ये का अंग हो जाए कश्मीर, लेकिन इनको अपना ये था कि हमारी गद्दी चली जाएगी और हम जो है कहीं के नहीं रह जाएंगे। जबकि पटेल क्या कह रहे थे, पटेल ये कह रहे थे कि आप केवल 3 चीजें हमें दो, एक रक्षा, संचार और विदेशी संबंध।
ये 3 चीजें आप भारत को दे दो, इनका पूरा राइट, बाकी आप राजा रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी सेना नहीं रख सकते, भारत आपकी रक्षा करेगा। आप अपना कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं रख सकते। और तीसरा, आप किसी से भारत से बिना पूछे संबंध नहीं रख सकते विदेशों में किसी से। ये तीनों चीजें इनको, ये शर्त क्या हुई, नागवार गुजरी। तो इनके राजा ने क्या किया कि स्वतंत्र अपने को समझा कि हम स्वतंत्र ही रहेंगे, हम ना भारत में शामिल होंगे ना पाकिस्तान में। इनको जब समझाने गए तो इनके राजा जो हरि सिंह थे, उनको अगर किसी से नहीं मिलना होता था तो बहाना मार देते थे कि आज पेट में दर्द है, राजा जी नहीं मिलेंगे, या सिर में दर्द है। तो उनका पेट और सिर का दर्द ऐसा बना कि जब तक पाकिस्तान कश्मीर पर आक्रमण कर चुका था, ये भागते हुए आए कि हमें बचा लो, तो इनको कहा गया सबसे पहले आप विलय पत्र पर साइन कीजिए, आप ये कहिए कि हाँ, हम भारत में शामिल हो गए हैं, और उसके बाद भारत की जिम्मेदारी है आपको बचाना। इन्होंने क्या किया, विलय पत्र पर साइन किए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारत जब तक मिलिट्री एक्शन लेता, 2/3 पार्ट पाकिस्तान कब्जा चुका था। संयुक्त राष्ट्र, जवाहरलाल नेहरू जी संयुक्त राष्ट्र संघ में गए और संयुक्त राष्ट्र संघ ने विराम लगा दिया, युद्ध विराम। तो जिसकी जहां तक कब्जा था वहीं पर सेनाएं रुक गई। तो आज भी कश्मीर का 2/3 पार्ट वो क्या है, पाकिस्तान में, जिसको आप बोलते हैं POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और 1/3 कहाँ है, भारत में। तो ये था क्या, 1947 का अधिनियम। ये पार्ट यहां पर क्यों बता दिए, क्योंकि यहां पर 1947 के अधिनियम में ये प्रावधान था कि रियासतों को ये अधिकार था कि या तो वो भारत में जाएं या पाकिस्तान में जाएं या स्वतंत्र रहें, इस वजह से इसको बता दिए। आगे हम पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ेंगे कि जब हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पढ़ेंगे, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, तब हम यहाँ वहां पर ये वापस से देखेंगे। ठीक है, अब लास्ट में एक टॉपिक और बचा है, उसको भी कर लीजिए, और वो ये है कि स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल कौन कौन से लोगों के पास कौन कौन सा विभाग था। तो याद रखिएगा, इसमें टोटल 14 मेंबर थे, पहली बात तो ये याद रखिएगा। जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल, आर से राजेंद्र प्रसाद, जे से जगजीवन राम, और एस से सरदार बलदेव सिंह। ये तो हो गए 5। नेहरू के पास क्या था, नेहरू जी अपने आप को भारत का नेता कम और वैश्विक नेता ज्यादा मानते थे, तो इनके पास थे वैदेशिक संबंध, विदेशों से संबंध वाला विभाग इनके पास था, जिसे आज आप विदेश मंत्रालय कहते हैं। और दूसरा था वैज्ञानिक शोध, उसी समय इन्होंने वैज्ञानिक शोध करने के लिए ही क्या किया, और संघ से रिलेटेड संबंधित विषय थे। ठीक, वैज्ञानिक शोध के लिए इन्होंने उसी समय CSIR की स्थापना की थी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक, आज बहुत बड़ी संस्था है वो, सबसे ज्यादा रिसर्च पेपर्स पब्लिश करने में इंडिया में नंबर 1 पर, और शोध जो है, रिसर्च उनका वो लाजवाब है। ठीक, सर्च कीजिएगा आप CSIR के बारे में। पटेल के पास क्या थे, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,
और गृह विभाग था, होम मिनिस्ट्री थी। राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद के पास क्या था? आगे देखते हैं। जगजीवन राम के पास था श्रम। सरदार बलदेव सिंह के पास था रक्षा का, डिफेंस मिनिस्ट्री। ठीक, राजेंद्र प्रसाद जी का भी याद नहीं आ रहा है, आगे याद आएगा तो बताते हैं आपको। एक थी राजकुमारी अमृता कौर। इसका मतलब कि महिलाओं को भी क्या कर दिया गया, प्रतिनिधित्व दिया गया था मंत्रिमंडल में। इनके पास था स्वास्थ्य मंत्रालय। फिर थे, एक थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। इनके पास था शिक्षा का विभाग, एजुकेशन। ठीक, फिर आर सटगुड़म चेट्टी। इनके पास था वित्त, फाइनेंस। अंबेडकर जी के पास था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके पास था लॉ, विधि। ठीक, फिर एक थे जान मथाई, और फिर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नागरिक एवं उद्योग आपूर्ति विभाग इनके पास था। जान मथाई के पास था रेलवे एंड परिवहन। ठीक, ये किसकी बात चल रही है? जो हमारा 1947 का मंत्रिमंडल था उसकी बात चल रही है। ठीक, तो एसपी मुखर्जी के पास ये था। फिर 3 3 6 राजेंद्र प्रसाद जी के पास, जहां तक मुझे याद है, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग था। आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक, खाद्य एवं कृषि आपूर्ति ऐसा कुछ था राजेंद्र प्रसाद जी के पास। फिर एक थे CH भाभा जी। इनके पास वाणिज्य था, कॉमर्स। और फिर थे एक और कौन था, चलिए इतना ही याद है तो बस यही देख लीजिएगा, और अगर कुछ रह गया हो तो आप पढ़ लीजिएगा। ये ऊपर वाले ये इंपॉर्टेंट हैं, ये ध्यान रखिएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद का डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है। राजकुमारी अमृता कौर का याद नहीं रखना, जब आप किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां पर इनके नाम से कोई ना कोई ब्लॉग बना होगा, तो उससे इनको याद रखिएगा। ठीक है, चेट्टी को याद रखने का एक ही तरीका है, जो चेट्टी या सेट्टी जो है वो क्या होते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड ही
होते हैं। अंबेडकर जी को याद रखने की जरूरत नहीं है। जान मथाई रेलवे एंड परिवहन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नागरिक एवं उद्योग आपूर्ति, भाभा जी वो वाणिज्य के। ठीक, बात समझ में आ गई। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग संविधान की जो समितियां बनी थी, अब यहां पर क्या हुआ, मंत्रिमंडल बन गया, अब यही क्या करेंगे, संविधान सभा का गठन करके संविधान बनाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार चीजों का रिवीजन कीजिए और लिख करके कीजिए। प्रैक्टिस का जिसको भी आप समय देंगे लाइफ में, अगर आप कहीं भी समय दे रहे होंगे तो हमेशा याद रखिएगा, जिसको आप समय देंगे वही आपका हो जाएगा। बस सीधी सी बात यह है, वो चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे किसी अपने पर्सनल रिलेशन के उसमें हो, जिसको भी आपने टाइम दिया वो आपका हुआ। ठीक, तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस खूब कीजिए और खूब मेहनत कीजिए। धन्यवाद।